दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उस मूवी का नाम है 11। तो कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई की एक सुनसान जगह से। एक नकाब पहने हुए आदमी अपनी गाड़ी से आता है और उसकी डिक्की में एक इंसान की लाश होती है। वो लाश को बाहर निकालकर उस पर पेट्रोल डालता है और बुरी तरह से जला देता है। लाश इतनी बुरी तरह जलती है कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि वो कौन था। बाद में यही लाश पुलिस को मिलती है। अब असली सवाल यह है, क्या पुलिस उस कातिल तक पहुंच पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ सीन कट होता है एक बैंक पर, जहां कुछ बदमाश चेहरे पर मास्क लगाकर घुसाते हैं। वो लोग बंदूक की नोक पर सबको बंधक बना लेते हैं और बैंक लूटने की कोशिश करते हैं। मैनेजर डर के मारे लॉकर खोल देता है और सारे पैसे देने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड मौका देखकर एक बदमाश पर झपटता है और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है। उसी वक्त वह बदमाश गार्ड को गोली मार देता है और वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद वो सारे बदमाश बैंक लूटकर फरार हो जाते हैं। जैसे ही यह खबर असिस्टेंट कमिश्नर अरविंद को लगती है, वह तुरंत एक्शन में आ जाता है। बिना किसी देरी के वह सीधा उन बदमाशों के ठिकाने पर पहुंच जाता है। उसे देखकर सारे गुंडे हैरान हो जाते हैं कि इसके पास हमारी लोकेशन की जानकारी कैसे पहुंची। तभी अरविंद एक डायलॉग मारता है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये सिर्फ कहावत नहीं है, हकीकत है। फिर वह बताता है कि इन लोगों ने पहले भी मास्क लगाकर कई बैंक लूटे थे, इसलिए पुलिस ने बैंक में रखे ज्वेलरी में ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दिए थे। वो लोग वही ज्वेलरी चुराकर अपने ठिकाने पर ले आए और इसी ट्रैकर की मदद से अरविंद वहां तक पहुंच गया। फिर क्या था, अरविंद अकेले ही उन सबको ऐसे पीटता है जैसे ढोल बजा रहा हो। सारे बदमाश बुरी तरह घायल हो जाते हैं और फिर बाकी पुलिस टीम को बुलाकर उन्हें अरेस्ट करवा देता है। अब बात करें अरविंद की, तो उसका रिकॉर्ड एकदम क्लीन और स्ट्रांग है। उसने आज तक जितने भी केस हैंडल किए हैं सब सॉल्व किए हैं। यहां तक कि ऐसे केस भी जो बहुत ही टेढ़े होते हैं वह भी बड़ी आसानी से सुलझा देता है। इसी वजह से वह लोगों के बीच बहुत फेमस है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या अरविंद अपना ये रिकॉर्ड बनाए रख पाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ वही नकाब वाला कातिल एक के बाद एक लोगों को मार रहा है और फिर उनकी लाशों को जला रहा है। अब तक 6 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और उस नकाबपोश कातिल ने जितने भी मर्डर किए थे सबको एक ही पैटर्न में जलाकर मारा गया था। इस केस की जांच कर रहे थे ऑफिसर कुमार, लेकिन उन्हें अब तक ना तो कातिल का कोई सुराग मिला था, ना ही विक्टिम्स की पहचान। केस बिल्कुल अंधेरे में था और इसी वजह से ऊपर से भी उन पर काफी प्रेशर आने लगा था। एक रात कुमार को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन पर एक आदमी कहता है कि एक नई लाश मिली है और तुरंत एक लोकेशन पर पहुंचना होगा। कुमार बिना देरी किए वहां के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचते हैं, अचानक वही नकाबपोश कातिल अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है। कुमार तेजी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कुमार की हालत इतनी खराब होती है कि अब वो इस केस पर दोबारा काम नहीं कर सकते। ऐसे में ये जिम्मेदारी दी जाती है अरविंद को, जो पहले ही अपने तेज दिमाग और अनसुलझे केस सुलझाने के लिए फेमस है। लेकिन ये केस बाकी सबसे अलग और सबसे खतरनाक था, क्योंकि अब तक पुलिस के सामने ऐसा मर्डर पैटर्न कभी नहीं आया था। अरविंद के साथ अब एक असिस्टेंट जुड़ता है, मनोहर, जो पहले कुमार के साथ भी इस केस पर काम कर चुका था। मनोहर अरविंद को केस से जुड़ी सारी डिटेल्स बताता है और कहता है, सर, इस कातिल ने तो नाम मात्र का भी कोई सबूत नहीं छोड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे पकड़ पाना नामुमकिन है, लेकिन अरविंद उसे ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, परफेक्ट क्राइम नाम की कोई चीज नहीं होती, बस हमारी नजरें धोखा खा जाती है। जो चीज सामने होती है हम अक्सर उसे देख नहीं पाते। इतने में मनोहर के घर से कॉल आता है। वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है और अरविंद से कहता है, सर, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा और आप तो जानते हैं मेरी वाइफ कुछ समय पहले गुजर गई, तब से मेरा बेटा बहुत अकेला हो गया है। मैं पूरा दिन बाहर रहता हूं, उसे वक्त नहीं दे पाता। मुझे डर लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो सह नहीं पाऊंगा। अरविंद उसकी बात समझ जाता है और उसे जाने देता है। अगले सीन में जब अरविंद पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो सड़क किनारे गाड़ी रोककर लिफ्ट मांगता है। एक गाड़ी रुकती है और उसमें बैठी होती है संजना, जिसे देखकर अरविंद का मूड खराब हो जाता है। उसके मन में आता है, ये लड़की फिर सामने कैसे आ गई, अब ये फिर से दिमाग खराब करेगी। दोस्तों, अब हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है ताकि यह पता चल सके कि संजना और अरविंद की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। असल में बात कुछ यूं है, संजना एक रेस्टोरेंट में गई थी जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होने वाली थी जिसे उसके मम्मी पापा ने शादी के लिए पसंद किया था। उसे बस इतना बताया गया था कि वह लड़का ग्रे शर्ट पहन कर आएगा। अब संजना जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंची, उसने एक ग्रे शर्ट वाले लड़के को देखा और सीधा जाकर उसकी टेबल पर बैठ गई, और वो बंदा कोई और नहीं अरविंद था। संजना को लगा कि यही वही लड़का है जिससे शादी की बात चल रही है, लेकिन असल में वो कोई और था।
पर संजना तो पहली नजर में ही अरविंद पर फिदा हो गई थी। अरविंद उसे साफ कहता है कि देखो मैं वो नहीं हूं जिसे तुम समझ रही हो। लेकिन संजना कहती है जो भी हो अब मैं तुमसे प्यार कर चुकी हूं और तुमसे ही शादी करूंगी। इसी बीच कुछ गुंडे अधमकते हैं जो अरविंद को मारने आए थे क्योंकि अरविंद ने उनके बॉस को पकड़कर जेल में डलवा दिया था। फिर क्या था, अरविंद ने वहां भी सबकी जबरदस्त पिटाई कर दी। तभी संजना को पता चलता है कि अरविंद एक पुलिस ऑफिसर है और वह और भी ज्यादा उस पर लट्टू हो जाती है। लेकिन अरविंद उसे नजरअंदाज कर देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। अरविंद के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो उसे मजबूरी में संजना से लिफ्ट लेनी पड़ती है और संजना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद एक नकाबपोश बंदा बस स्टॉप पर बैठे एक आदमी के पास आता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करता है और अपनी पुरानी सी मर्सिडीज कार में डालकर उसे वहां से उठा ले जाता है, बिल्कुल किसी साइकोपैथ किलर की तरह जिसे लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है। अगली सुबह उसी आदमी की जली हुई लाश एक बंद पड़ी फैक्ट्री में मिलती है। पुलिस लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है और वहीं मिलता है इस केस का पहला और सबसे बड़ा क्लू। दरअसल उस आदमी की टांग की सर्जरी हुई थी और लाश के अंदर से एक सर्जरी प्लेट मिलती है जिस पर कंपनी का नाम लिखा होता है। अब इसी क्लू से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि असल में मरा हुआ ये शख्स कौन है। अरविंद उस जली हुई लाश के पीछे की सच्चाई जानने के लिए फॉरेन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलने जाता है और उस सर्जरी प्लेट के बारे में पूछता है जो लाश के एंकल में मिली थी। डॉक्टर बताता है कि उस कंपनी ने ऐसे सिर्फ 40 प्लेट्स ही बनाए थे और वह दूसरे हॉस्पिटल से बात करके जिन मरीजों को ये प्लेट्स लगे थे उनकी डिटेल्स भेज देगा। ये सुनकर अरविंद उसका शुक्रिया अदा करता है। अब ट्विस्ट आता है, उसी हॉस्पिटल में अरविंद को मनोहर नजर आता है जो किसी डॉक्टर से मिलकर बहुत परेशान सा बाहर निकल रहा होता है। अरविंद बिना उसे बताए उसी डॉक्टर से पूछता है कि आखिर मनोहर को क्या हुआ है। डॉक्टर बताता है कि मनोहर को एक बहुत ही सीरियस दिल की बीमारी है और उसे जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे अभी तक कोई डोनर नहीं मिला है और अगर जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उसकी जान बचाना मुश्किल है। अरविंद को यह सुनकर सच में बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह जानता है कि मनोहर अपने बेटे की हालत को लेकर पहले से ही बहुत परेशान है। अब असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। डॉक्टर 40 लोगों की लिस्ट अरविंद को भेज देता है। अरविंद हर प्रोफाइल को ध्यान से पढ़ता है और उनमें से 7 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है जिन पर उसे शक है कि शायद लाश उन्हीं में से किसी की हो। अरविंद एक एक करके उन 7 लोगों से मिलने जाता है। उनमें से 6 लोग जिंदा मिलते हैं, लेकिन जब वो 7वें शख्स शुभांकर के घर पहुंचता है तो वो भी जिंदा ही मिलता है और उसके एंकल पर सर्जरी के निशान भी मौजूद होते हैं। अब अरविंद उसे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन शुभांकर हर सवाल का जवाब हिचकिचाते हुए देता है, मानो कुछ छुपा रहा हो। अरविंद उसे पानी लाने बोलता है और उसी दौरान घर के अच्छे से तलाशी लेता है, फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। अब कहानी और भी डरावनी हो जाती है। अगले ही सीन में एक और जली हुई लाश मिलती है जो इस बार किसी लड़की की होती है। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी उस लाश की पहचान नहीं कर पाता, ना ही किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। तभी अरविंद को एक भिखारी के बारे में पता चलता है जो बस स्टॉप के पास कुछ अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। वो कह रहा था कि कल रात एक नकाबपोश आदमी ने एक लड़की पर हमला किया और उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। अरविंद भिखारी से पूछता है, क्या तुम उस लड़की को पहचानते हो? भिखारी कहता है, हाँ मैंने उसे पहले भी देखा है, वो रोज स्कूटर से इधर से गुजरती थी। तो अरविंद थोड़ा हैरान हो गया। उसने सोचा अगर उसके पास स्कूटर थी तो वो बस स्टॉप पर क्या कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूटर खराब हो गई हो, शायद इसी वजह से वो बस पकड़ने आई हो। यही सोचकर अरविंद आसपास के गैराजों में जाकर पता करता है कि किसी लड़की ने स्कूटर रिपेयर के लिए छोड़ी है क्या। तब एक गैराज में उसे एक स्कूटर मिलती है। गैराज वाला बताता है कि एक लड़की स्कूटर देकर गई थी और बोली थी कि अगली सुबह लेने आएगी, लेकिन वह अब तक नहीं आई। अरविंद उस स्कूटर को ध्यान से चेक करता है और उसमें रखे डॉक्यूमेंट्स की मदद से उसे लड़की का नाम और पता मिल जाता है। लड़की का नाम था मीरा। फिर वह सीधा मीरा के घर पहुंचता है। घर जाकर जब उसे मीरा जिंदा मिलती है तो वह चौंक जाता है। अभी तो एक जली हुई लड़की की बॉडी मिली थी और अब मीरा सामने खड़ी है। तभी एक कांस्टेबल उसे बताता है कि कल ये लड़की खुद पुलिस स्टेशन आई थी अपने खोए हुए कुत्ते की रिपोर्ट लिखवाने। लेकिन जब अरविंद घर चेक करता है तो उसे कोई भी ऐसा सामान नहीं मिलता जो ये साबित करे कि घर में कभी कोई कुत्ता था। यानी मीरा ने झूठ बोला, वो रिपोर्ट असली नहीं थी। अरविंद फिर मीरा से सख्ती से पूछता है, सच बताओ क्या छुपा रही हो? इसी बीच पुलिस को मीरा की कुछ पुरानी फोटोज मिलती हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि मीरा की एक जुड़वा बहन भी थी। दोनों बहनें ट्विन नाम के एक स्कूल में पढ़ती थी। अब ये क्लियर हो जाता है कि जो लड़की मरी है वो असली मीरा थी और जो अब सामने है वो उसकी जुड़वा बहन है जो खुद को मीरा बता रही है। अरविंद फिर मीरा की बहन और शुभांकर एक और संदिग्ध दोनों को थाने बुलाता है।
वजह यह थी कि शुभांकर के घर से भी एक पुरानी फोटो मिली थी जिससे पता चला कि शुभांकर का भी एक जुड़वा भाई था और वह भी उसी ट्विन स्कूल में पढ़ा करता था। थोड़ी पूछताछ और दबाव के बाद शुभांकर सारी सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि मेरा जुड़वा भाई था, नाम भी शुभांकर ही था, उसी का वो ऑपरेशन हुआ था जिसकी सर्जरी प्लेट आप लोग ढूंढ रहे हो। कुछ दिन पहले मुझे एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। एक नकाब पहनने वाला आदमी मेरे भाई को बंधक बनाकर बैठा था। उसने मुझे धमकी दी कि जैसा वह कहेगा वैसा ना किया तो वह मेरे भाई को मार देगा। उसने मुझे एक सुनसान जगह पर बुलाया जहां एक इंसान को कपड़े में ढका हुआ बांधा गया था। उसने कहा कि सामने रखी गन से उसे शूट करो वरना तुम्हारा भाई मर जाएगा। मैं डर के मारे उस आदमी को शूट कर देता हूं। लेकिन जब मैं घर लौटा तो उस नकाबपोश ने मुझे एक वीडियो भेजी और उसमें जो इंसान मैंने मारा था वो मेरा अपना जुड़वा भाई था। वह आदमी चाहता था कि मैं अपने भाई की पहचान लेकर जीऊं और किसी को यह बात ना बताऊं। अगर मैं मुंह खोलता तो वो वीडियो वायरल कर देता और मैं जेल चला जाता। इसलिए मैंने झूठ बोला कि मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं था, मैं ही शुभांकर हूं। सेम यही बात मीरा की बहन भी बताती है कि कैसे उस नकाबपोश इंसान ने उन्हें ब्लैकमेल किया और अपने ही जुड़वा बहन को मरवाया। उसने बताया कि उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन नकाबपोश ने उसे वहीं रोक दिया। उसने धमकी दी कि अगर वह पुलिस के पास गई तो उसे भी मार दिया जाएगा। वो हर वक्त उस पर नजर रखता है, इसीलिए उसने कुत्ते की झूठी रिपोर्ट बनवाकर पुलिस को धोखा देने की कोशिश की ताकि शक ना हो। अब अरविंद सोचता है कि क्या इन दोनों मामलों में कोई कनेक्शन है, क्योंकि जो नकाबपोश है वह इन दोनों को बहुत अच्छे से जानता है, तभी तो उसने इतना परफेक्ट प्लान बनाया। तब मीरा की बहन और शुभांकर बताते हैं कि वह और उनके जुड़वा भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, ट्विन स्कूल। अरविंद उनसे पूछता है क्या किसी पर शक है, कोई ऐसा जो तुमसे दुश्मनी रखता हो? तो दोनों कहते हैं कि हमारे क्लास में बेंजामिन नाम का लड़का था, हमें उसी पर शक है। इसके बाद अरविंद को मीरा की बहन के मोबाइल से एक लड़की की फोटो मिलती है, संजना की। मीरा की बहन बताती है कि संजना भी अपनी जुड़वा बहन के साथ उसी ट्विन स्कूल में पढ़ा करती थी। अब अरविंद को लगने लगता है कि जितने भी लोग मारे गए हैं कहीं वो सब ट्विन स्कूल से तो नहीं जुड़े हुए। क्या सब जुड़वा भाई बहन थे? हो सकता है उस स्कूल में सिर्फ ट्विंस ही पढ़ते थे और नकाबपोश ने सबके साथ यही किया हो, एक को मरवाकर दूसरे की पहचान छीन ली हो। अब वो पहुंचता है ट्विन स्कूल और वहां के प्रिंसिपल दीपिका से मिलता है। वो दीपिका से बेंजामिन के बारे में सारी जानकारी मांगता है। दीपिका बताती है कि उन्होंने और उनके हस्बैंड ने मिलकर एक ऐसा स्कूल खोला था जहां सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पढ़ते थे। उन्होंने ऑफर दिया था कि एक स्टूडेंट की फीस में 2 जुड़वा भाई बहन को पढ़ाया जाएगा। एक बार चेन्नई में चेस कंपटीशन हुआ जहां दीपिका अपने स्कूल के बच्चों को लेकर गई थी। वहां एक लड़का बेंजामिन वो जीत गया। उसका एक जुड़वा भाई भी था, फ्रांसिस। दोनों बहुत गरीब थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और वह सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। दीपिका के हस्बैंड को दोनों टैलेंटेड लगे। बेंजामिन चेस में मास्टर था और फ्रांसिस पढ़ाई में बहुत तेज। उन्होंने दोनों को अपने ट्विन स्कूल में फ्री में एडमिशन दे दिया और हॉस्टल में रहने की जगह भी। धीरे धीरे दोनों भाई स्कूल के फेवरेट स्टूडेंट्स बन गए। टीचर्स उन्हें बहुत पसंद करने लगे। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। दूसरे बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते थे कि बेंजामिन और फ्रांसिस जैसे बनो, जिससे बच्चों को जलन होने लगी। धीरे धीरे सारे बच्चों ने उनसे बात करना बंद कर दिया और फ्रांसिस को एक अजीब सी बीमारी थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था और इसलिए बेंजामिन कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। उसके लिए उसका भाई ही उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन एक दिन स्कूल में सभी बच्चों को साइंस लैब में ले जाया गया। सिस्टम ऐसा था कि जुड़वा बच्चों को अलग अलग लैब्स में भेजा गया, एक बच्चे को एक लैब में और उसके जुड़वा भाई को दूसरी में। उसी दिन बेंजामिन और फ्रांसिस भी अलग हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी बच्चों ने फ्रांसिस को टारगेट बना लिया। उन्होंने लैब का गेट बंद कर दिया और लाइट्स भी बंद कर दी ताकि अंधेरे से डरने वाला फ्रांसिस तड़पता रहे और वह सब मजे ले सके। बच्चों को उस पर तरस नहीं आया। सबको बेंजामिन और फ्रांसिस से जलन थी क्योंकि दोनों बहुत टैलेंटेड थे और सबके फेवरेट बन चुके थे। बाहर बेंजामिन गेट पीट रहा था, रो रहा था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर फ्रांसिस डर और घुटन से जूझ रहा था और अफसोस उसी अंधेरे में उसकी मौत हो गई। बच्चों की जलन ने एक मासूम की जान ले ली। दीपिका जो स्कूल के प्रिंसिपल थी और उसके पति दोनों ने इन बच्चों को अपने बेटे जैसा प्यार दिया था। यहां तक कि बेंजामिन और फ्रांसिस दीपिका को मां बुलाते थे। जब यह हादसा हुआ वो दोनों भी टूट गए। दीपिका चाहती थी कि इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में हो, लेकिन उसके पति ने साफ मना कर दिया। कहा इससे स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। बेंजामिन ये सब सुन रहा था। वह पहले ही अपने भाई को खो चुका था। अब उसे लगा कि इंसाफ भी नहीं मिलेगा। वो चुपचाप स्कूल छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। अब सामने आया कि शुभांकर और मीरा भी उसी क्लास में पढ़ते थे और घटना के वक्त वही मौजूद थे।
इसलिए उनके भाई बहन ने शक जताया कि नकाब पोस्ट शायद बेजामिन ही हो। अरविंद को जब स्कूल के सारे क्लासमेट्स की डिटेल्स मिलती है तो एक शॉकिंग पैटर्न दिखता है। जितनी भी लाशें मिली थी सबकी मौत उनके बर्थडे पर हुई थी। फ्रांसिस की मौत भी उसी दिन हुई थी। यानी जिन बच्चों ने फ्रांसिस को मारा था, बेजामिन अब उन्हें उनके ही भाई बहन के जरिए मरवा रहा है, ताकि जो दर्द उसने सहा वही उन लोगों के परिवार भी महसूस करें। अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं, संजना, उसकी बहन अंजना और जुड़वा भाई धीरन धीरज। प्लान यही है कि बेजामिन अंजना को संजना के हाथों मरवाएगा और धीरन को धीरज के हाथों। इसलिए अरविंद सबसे पहले भागते हुए संजना के घर पहुंचता है, उसे पूरी सच्चाई बताता है और फिर संजना और अंजना दोनों को मनोहर के घर छुपा देता है। उसका मकसद साफ था, बेंजामिन किसी भी हालत में इन तक ना पहुंचे। इसके बाद अरविंद अकेले ही धीरन और धीरज को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी जब कोई नहीं मिलता, तभी उसे धीरन की जली हुई लाश मिलती है। ये देखकर अरविंद शॉक में आ जाता है। उसे गुस्सा भी आता है और अफसोस भी कि वो धीरन को बचा नहीं पाया। अब बेंजामिन अगर अंजना तक पहुंचा तो कुछ भी हो सकता है। अरविंद समझ जाता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। उसी वक्त एक और ट्विस्ट आता है। कुमार, वही पुलिस ऑफिसर जो पहले बेंजामिन के केस पर था, उसे होश आ जाता है। वो अरविंद को बुलाकर कहता है, सावधान रहो, मेरा एक्सीडेंट उसी नकाब वाले आदमी ने करवाया था। अब तुम भी उसी केस में हो तो वो तुम्हें भी निशाना बना सकता है। अरविंद थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ जाता है, लेकिन उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, कम से कम एक बार बेंजामिन से सामना हो जाए, छोड़ूंगा नहीं। तभी दीपिका का कॉल आता है। वो कहती है, देखो अरविंद, बेंजामिन के बारे में तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि जो भी करोगे कानून के हिसाब से करोगे, खुद से हिंसा नहीं करोगे, क्योंकि वह इंसान बुरा नहीं है। हर साल फ्रांसिस के बर्थडे पर मैं उसकी कब्र पर फूल रखने जाती हूँ, लेकिन उससे पहले वहां फूल रखे मिलते हैं जो बेंजामिन लाकर रखता है। कल फ्रांसिस का बर्थडे है और बेंजामिन जरूर आएगा, तुम वहीं जाकर उसे पकड़ सकते हो। बस फिर क्या था, अरविंद उसी रात कब्रिस्तान पहुंच जाता है और छुपकर बेंजामिन का इंतजार करता है। जैसे ही सुबह होती है, बेंजामिन वहां फूल लेकर आता है और पहली बार हम उसका चेहरा देख पाते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि मनोहर होता है। यस, वही मनोहर जिसके घर अरविंद ने संजना और अंजना को छुपा रखा था, वही असली बेंजामिन निकला। अरविंद तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मनोहर उस पर अटैक करके वहां से भाग जाता है। अरविंद बिना टाइम वेस्ट किए भागता है मनोहर के घर, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि संजना और अंजना को उसने कैद कर लिया है। कुछ करने से पहले ही पीछे से मनोहर हमला करके अरविंद को बेहोश कर देता है और फिर अंजना को लेकर वहां से चला जाता है। जब अरविंद को होश आता है तो वो संजना को लेकर अंजना की तलाश में निकल पड़ता है। उसे एक बंद पड़े मॉल के पास बेंजामिन की गाड़ी दिखती है। जैसे ही वो मॉल के अंदर पहुंचता है, वहां मनोहर फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। इस बार दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। उधर संजना अंजना को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी मनोहर लिफ्ट में बैठकर नीचे के फ्लोर पर जाने लगता है। उसका इरादा था कि नीचे पहुंचते ही संजना को शूट कर दे। ये देखकर अरविंद जल्दी से अपनी गन संजना को देता है और कहता है, लिफ्ट से मनोहर नीचे आ रहा है, जैसे ही लिफ्ट खुले गोली चला देना। संजना बहुत डरी हुई होती है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, वो बिना कुछ देखे सीधे गोली चला देती है। लेकिन सामने मनोहर नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन अंजना खड़ी थी। यस, संजना ने अपनी ही सगी बहन को गोली मार दी। ये देखकर वह बिल्कुल सदमे में चली जाती है और तभी वहां आता है कुमार। वह अरविंद से कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, मुझे सब पता चल गया है, बेंजामिन कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ओएमजी क्या? ये सुनकर अरविंद भी शॉक्ड रह जाता है। कुमार बताता है कि जब बेंजामिन ने उसका एक्सीडेंट करवाया था तब वो उसे मारना नहीं चाहता था। एक्सीडेंट के बाद बेंजामिन ने खुद ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर चला गया। उसी वक्त कुमार ने उसकी गाड़ी में एक खास तरह का लाइटर देखा था, और कुछ देर पहले जब उसने अरविंद को बेंजामिन से सावधान रहने बुलाया तो वही लाइटर अरविंद के पास था। वहीं से उसे शक हुआ और उसने अरविंद की पास्ट लाइफ को खंगालना शुरू किया। पता चला कि अरविंद पहले क्रिश्चियन था, जिसे बाद में एक हिंदू फैमिली ने अडॉप्ट किया और तभी उसने अपना नाम अरविंद रख लिया। कुमार बताता है कि जब वो अरविंद के घर गया तो वहां बेंजामिन और फ्रांसिस की एक फोटो देखी और उसका शक यकीन में बदल गया कि अरविंद ही बेंजामिन है। अब पूरी गेम ही पलट जाती है। असल में अरविंद ने जानबूझकर संजना को भड़काया ताकि वह अपनी बहन को मार दे, जैसे बाकी जुड़वा बहनों ने एक दूसरे को मारा था। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ गया, संजना को समझ आता है कि अरविंद उससे कितना बड़ा धोखा कर रहा था। अब अरविंद की इंट्रोगेशन होती है। वह खुद सब कबूल करता है, कहता है कि मनोहर ने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने करवाया, यहां तक कि मनोहर को बेंजामिन बनने पर मजबूर किया, उसके बेटे को मारने की धमकी देकर। असल में बेंजामिन यानी अरविंद ने अपने उन सभी क्लासमेट्स को मारा जिन्होंने उसके भाई फ्रांसिस की मौत की वजह बने थे।
कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना देती है। अब जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई खत्म होती है, कुमार एक आदमी से टकरा जाता है। वो उसे देखकर कहता है, तू तो वही है ना जो बैंक डकैती में पकड़ा गया था। बाहर कैसे आया? वो आदमी कहता है, नहीं सर, वो मेरा जुड़वा भाई धीरन था। मैं तो धीरज हूं। ये सुनकर कुमार के होश उड़ जाते हैं। अगर यह धीरज है तो फिर जिसे मारा गया वो कौन था? कुमार जेल पहुंचता है और वहां उसे अरविंद दिखता है, जिसने धीरन को पीट पीट कर मार डाला था। अब अरविंद अपनी आखिरी प्लानिंग बताता है कि उसने जानबूझकर लाइटर दिखाया ताकि सबको उस पर शक हो। वो जेल में आए क्योंकि उसका आखिरी शिकार धीरन वही था। उसने एक अनजान लाश को धीरन बताकर जला दिया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। अरविंद कहता है कि फ्रांसिस की मौत के बाद उसने ठान लिया था कि सारे दोषियों को खत्म करेगा। उसने पुलिस की पढ़ाई की ताकि खुद के किए क्राइम्स खुद सॉल्व कर सके और कोई उस पर शक ना करे। उसने सर्जरी प्लेट की ट्रिक भी इसीलिए यूज की ताकि किसी को कुछ पता ना चले। वो चाहता था कि केस उसी को मिले और आखिरकार मिल भी गया। अब जब उसका मिशन पूरा हो चुका था, वो नींद की बहुत सारी गोलियां खाकर अपनी जान दे देता है ताकि मरने के बाद अपने भाई फ्रांसिस से मिल सके। मरने से पहले वो डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर जाता है कि उसका दिल मनोहर को दे दिया जाए, क्योंकि मनोहर के पास अब भी उसका बेटा है और वह दर्द ना सहे जो उसने अपने भाई को खोकर झेला। अरविंद के हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मनोहर ठीक हो जाता है और वह अब अपने बेटे के साथ हर साल बेंजामिन और फ्रांसिस की कब्र पर फूल चढ़ाने आता है। बेंजामिन की कब्र उसके भाई फ्रांसिस के पास बनाई गई थी। साथ ही बेंजामिन अरविंद ने दीपिका को भी एक लेटर छोड़ा था जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, मां, क्योंकि दीपिका ने उसकी लाइफ में मां जैसी जगह ले ली थी। ये पढ़कर दीपिका बुरी तरह रोने लगती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।